हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 3 लेक्चर्स के अंदर अभी तक हमने बिफोर 18 सेंचुरी में जो हो रहा था और जो हमारा पृष्ठभूमि थी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, कौन सा हमारा यूपीएससी के सिलेबस में है, उसके बारे में हम लेक्चर 1 के अंदर, लेक्चर 2 के अंदर बिफोर 18 सेंचुरी के अंदर जो चल रहा था उसके बारे में, 13 और 13 थर्ड लेक्चर के अंदर बेसिकली जितने भी थिंकर्स रहे हैं उन्होंने कुछ आइडियाज दिए। उनसे क्या होता है कि लोग प्रभावित होते हैं और फिर चर्च को, अपनी हायर अथॉरिटीज जो भी होते हैं, कोलोनाइजेशन के ऊपर बगावत करते हैं। तो रेवोल्यूशन देखने को मिलती है आफ्टर दिस थिंकिंग। वो अलग अलग तरीके की अलग अलग पर्सपेक्टिव से आइडियाज देते हैं, जैसे सोशल के थ्रू देते हैं, पॉलिटिकल के थ्रू देते हैं, इकोनॉमी के थ्रू देते हैं, ठीक है, और राइट्स के बारे में बताते हैं। तो वो सब बताते हैं। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, उसको जाके देख लीजिएगा। तो चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब हम करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में इनिशिएट। तो अब से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद से 18 सेंचुरी में। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है अमेरिकन रेवोल्यूशन बेसिकली। अब अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर क्या है कि जैसे आपको पता है कि रेनेसांस जब आया था तो जियोग्राफिकल डिस्कवरी से उसके बारे में आनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अलग अलग कॉलोनाइजेशन भी देखने को मिला था जो ब्रिटिशर्स ने किया था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यूएसए के अंदर जाके, अगर आपने कमेंट करके बताइएगा किसने यूएसए की खोज करी, ब्रिटिशर्स ने, उसका नाम बताइएगा मुझे। 13 जो कॉलोनी थी उसको बनाया था, और उनको मिला के यूएस के अंदर बेसिकली उन सब कॉलोनीज ने जब विद्रोह करा उसको अमेरिकन रेवोल्यूशन बोला गया है। तो बेसिकली वो 13 कॉलोनी कौन सी थी, वो कि ये है ईयर वाइज जो सी कॉलोनी ने एक्वायर करी थी। अगर आपको डायग्राम में समझाता हूँ तो ये 13 कॉलोनी इन ऑर्डर जो यूएस ने, सॉरी ब्रिटेन ब्रिटेन ने एक्वायर करी। ये जो एरिया है पिंक कलर के हाईलाइट्स के अलावा, ये वाला जो एरिया ये उसके थ्रू था, फ्रेंच कॉलोनी थी और यहाँ पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। तो दो तरह की अलग अलग कॉलोनीज देखने को मिलती हैं यूएसए के पास में, ठीक है। तो अगर आप इनको याद कर लीजिएगा, ईयर वाइज मैंने बता रखा है इसके अंदर। और इसके अलावा अब बेसिकली क्या है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन से आपको आइडिया से पता लगा कॉलोनाइज बनी, कॉलोनाइज बनने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे बेसिकली, कोज के बारे में हम जानेंगे और कोज ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप गूगल पे करिएगा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड क्या मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको जाके देखिएगा। तो पहले कोज और सिग्निफिकेंस पढ़ने के बाद उस पर जाइएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर कंप्लीट कवरेज हो चुकी है। अमेरिकन रेवोल्यूशन ये रीजन थी बेसिकली, जब उन 13 कॉलोनी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेवोल्यूशन किया तो उसका नाम अमेरिकन रेवोल्यूशन कहलाया, ठीक है। अब कोज को समझते हैं कि क्या रीजन रहे होंगे बेसिकली अमेरिकन रेवोल्यूशन करने के। तो देखो, जब ब्रिटिशर्स थे ना, जैसे हमें पता है इंडिया के अंदर भी उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई है जिससे हमेशा हमारा दमन हुआ है। इसी तरीके से जहां भी वो कॉलोनी बनाते थे वहां पे कुछ ऐसी पॉलिसीज लाने की कोशिश करते थे जिनसे उनके दबदबा फील होता है। और उसका सबसे पहला है इम्पोजिशन किसका करना, मर्केंटलिज्म का। मर्केंटलिज्म क्या है बेसिकली, ब्रिटिशर्स ने रेगुलेशन लगाया, मर्केंटिज्म लगाया अपने 13 कॉलोनी के ऊपर। उसकी वजह से रेवोल्यूशन देखने को मिला। शुरुआत में तो है ना, उन्होंने जो मर्केंटलिज्म है वो थोड़ा लो लेवल पे लगाया था। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। देखो, अमेरिकन रेवोल्यूशन किस लिए स्टार्ट होती है, मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट स्टार्ट होती है। मर्केंटलिज्म क्या होता है, मर्केंटलिज्म का मतलब होता है, मर्केंटलिज्म क्या होता है कि वन साइडेड ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। वन साइडेड ट्रेड का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स अपना सामान जो भी है अमेरिका के पास भेजेगा और अमेरिका को उसको खरीदना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका से जो सामान बनाया उसने वो ब्रिटिशर्स को आप नहीं बेच सकते। तो बेसिकली वन ट्रेड पॉलिसी लेके आए थे मर्केंटलिज्म, ये है मर्केंटलिज्म। इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इससे क्या इम्पैक्ट होएगा कि ब्रिटिशर्स का माल हमेशा बिकेगा, वन साइडेड पॉलिसी आएगी। वन साइडेड पॉलिसी आने की वजह से कोई भी अमेरिका का जो भी सामान वगैरह वो सेल नहीं होगा, वो एज इट इज रस्ट होता जाएगा, खराब होता जाएगा। तो वो सब आपको देखने को मिला वन साइडेड ट्रेड की वजह से। ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किया अमेरिका के ऊपर कि उसको बाई करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स का गुड़, और लेकिन वो बेच नहीं सकते हैं अपना सामान। ये वन साइडेड क्या गंदी सी पॉलिसी है, ध्यान से सोचो तो, कि आप सिर्फ खरीदोगे और बेचोगे नहीं अपना सामान। तो ये आपको देखने को मिला। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ऑल ट्रेड इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, आपसे पता लग रहा है ब्रिटिशर्स बोलो या मदर कंट्री बोल लो, किसी किसी बुक के अंदर आपको मदर कंट्री दिखेगा, किसी किसी जगह पे ब्रिटिशर्स दिखेगा।
दिस पॉलिसी रेगुलेशन वाज इम्पोज टू 13 कॉलोनी। वो जो मर्केंटलिज्म है, इतनी गंदी जो वन ट्रेड पॉलिसी है, वो उसके ऊपर थोपने की कोशिश करी गई। जितने भी प्रीशियस मेटल थे, गोल्ड था किसका, अमेरिका का, वो किसके पास जाने वाला था, ब्रिटिशर्स के पास, इस मर्केंटलिज्म के थ्रू। शुरुआत में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बोलते हैं, पिंक वाला जो रीजन है, डार्क पिंक वाला, ये अमेरिका का जो है ब्रिटेन के अंदर था, और इसके अलावा जो लाइट पिंक वाला है ये फ्रेंच के अंडर था। अब शुरुआत में क्या होता है कि यूएसए को और ब्रिटिशर्स को अलग अलग तरीके की, फ्रेंच से वॉर से पहले क्या होता है कि डर रहता है कि यूएसए का डर क्या है और ब्रिटिशर्स का डर क्या है। इसकी वजह से जो मर्केंटलिज्म है वो ज्यादा तेजी से इम्पोज नहीं कर रहा था ब्रिटिशर्स। वो क्या रीजन था, देखो क्या होता है कि आपको अगर पढ़ा हो तो एक 7 ईयर वॉर होता हुआ था ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच के बीच में। तो जब 7 ईयर वॉर वगैरह हो रहे थे, उससे पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स ने मर्केंटलिज्म ज्यादा अच्छी तरीके से रेगुलराइज नहीं कर रहा था, वो सिर्फ हल्का हल्का लगा रहा था। उसके पीछे रीजन क्या है कि यूएसए का फियर तो ये था कि फियर ऑफ फ्रांस की, अगर मान लो ब्रिटिशर्स लेफ्ट कर गए, जो भी उनका कॉलोनी है वो उनसे लेफ्ट कर ले, और जो फिर क्या करेगा, ये वाला जो फ्रांस वाला एरिया ये भी इनको कैप्चर कर लेगा, एक से हटे तो दूसरे से कॉलोनाइज आ जाएंगे। तो वो उनको डर था जब 7 ईयर वॉर नहीं हुई थी उससे पहले। और ब्रिटिशर्स को ये डर था कि अगर मान लो ये 13 कॉलोनी फ्रांस के साथ जुड़ गए, और फिर हमारे लिए कॉलोनाइजेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस एरिया को। तो ये तो था डर कि वार से पहले ना मर्केंटलिज्म को हाईली इंपोज करने का। दोनों का अलग अलग तरीके का डर है। यूएसए का ये डर है कि फ्रांस ना हमें एक्वायर कर ले, ब्रिटिश का ये डर है कि फ्रांस के साथ मिलके ये हमको ना खदेड़ दे। तो लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, 7 ईयर वॉर होती है किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रांस के बीच में। तो कौन जीतता है, ब्रिटिशर्स जीतता है आफ्टर 7 ईयर वॉर, जो कोई थी 1756 से 1763 के बीच में। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब फ्रांस जीत गया, फ्रांस का कंट्रोल यहाँ से चला गया। फ्रांस का कंट्रोल जाने के बाद फिर क्या हुआ, फियर ऑफ फ्रांस जो था वो यूएसए से हट गया, यूएसए से भी हट गया और ब्रिटिशर से भी हट गया। अब पावरफुल कौन है, ब्रिटिशर्स है। तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अब अपना इम्पोज करना स्टार्ट करेंगे। कौन सा, जितने भी टैक्सेस थे नए नए टैक्सेस लगा दिए, क्योंकि क्या करते थे ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी रहती थी हमेशा कि अपना जो भी उन्होंने जंग लड़ी है वो सारा टैक्स दूसरों से वसूल करते थे। चाहे वो इंडिया के अंदर भी ये सेम पॉलिसी लगाई उन्होंने, अमेरिका के अंदर भी, ठीक है, सब जगह पे उन्होंने ये तरीके की पॉलिसी लगाई कि मैंने वो, हमने तुम्हारी गलती की वजह से वो लड़ी है इसलिए हमको टैक्स भरो। तो इतने गंदे तरीके से टैक्स इंपोज करना स्टार्ट किया मर्केंटलिज्म को। अब स्ट्रिक्टली लगाना स्टार्ट कर दिया जब वो जीत चुकी है फ्रांस से। रेगुलेशन इतने ज्यादा बढ़ा दिए, इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि अब लोगों के अंदर रिपल्समेंट आनी स्टार्ट हो गई है। तो यूएसए फिर क्या करता है, फिर लोगों के अब जैसे मैंने बताया एनलाइटमेंट आनी स्टार्ट हो चुकी थी, तो यूएसए भी इन्फ्लुएंस होता है एनलाइटमेंट के, किसके थ्रू, बेंजामिन फ्रैंकलिन के थ्रू। वो क्या करता है, मेड रिप्रेजेंटमेंट एंड आस्क टू ब्रिटिशर्स, कि वो कहता है कि है ना, मीटिंग सेट करता है और उनसे कहता है कि ब्रिटिशर्स को कि मेरे को रिकॉग्नाइज करो अच्छे तरीके से। फिर वे क्या करते हैं, उनका जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर होता है 1770 के अंदर, वो उसको सोचता है और कोशिश करता है कि इंडिया के अंदर भी मेरे को बैक स्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, यूएसए के अंदर बैक स्लैशेस करने हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। लेकिन अमेरिका के अंदर फिर भी बहुत बुरी तरीके से मान ले चलता रहता है। फिर क्या होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो मर्केंटलिज्म को क्यों इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब उस टाइम पे पैरेलली क्या हो रहा था, इंग्लैंड के अंदर आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या होता है बेसिकली, जो भी गुड्स है वो इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर उनको वो बेचने के लिए उनको एरिया चाहिए होता है, तो वो यूएस में बेचते हैं। जो भी उनकी कॉलोनीज होती है इंडिया के अंदर बेचने की कोशिश करते हैं, और उनसे सामान ना खरीदना पड़े, ताकि अपना उनका पैसा हमारे पास आए, हमारा पैसा किसी के पास जाना ना पड़े। तो वो रीजन था मर्केंटलिज्म का ज्यादा पुश करने का। अब क्या होता है कि ओल्ड टैक्सेस और मर्केंटलिज्म रिमूव कर देती है, रेगुलेशन टी और कॉफी मस्ट रिमेन ब्रिटिशर्स। अब वो क्या करता है, जो ब्रिटिशर्स का जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर 1770 के अंदर, वो क्या कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे पास है ना, यूएसए के ऊपर जो भी हम मर्केंटलिज्म लगा रहे हैं हम उसको हटा देते हैं, टैक्सेस जो भी हम इम्पोर कर रहे हैं उसको हटा दो, हैं, और जो, लेकिन आपको ना एक छोटा रेगुलेशन टैक्स देना पड़ेगा टी और कॉफी के ऊपर, कि आपको अथॉरिटी माननी पड़ेगी कि ब्रिटिशर्स के अंडर है, तो वो बेसिकली एक स्टैम्प ड्यूटी टाइप मांगते हैं। लेकिन फिर यूएसए भी अपने आप में उस टाइम पे, क्योंकि फ्रांस का डर उनका खत्म हो चुका था, स्ट्रिक्टली एनलाइटमेंट आ चुका था, तो वो रेवोल्यूशन के अंदर फेज में ही रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक वर्ड सुनने को मिलता है बोस्टन टी पार्टी। वो क्या, इसका मतलब क्या है कि अमेरिका के जो 13 कॉलोनीज होते हैं, वो जो भी इन्होंने
रेगुलेशन डालने के मांगा था उन्होंने कॉलोनी के कॉम्प्रोमाइजेशन करने के लिए, उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो भी चाय वगैरह होती है वो सी होती है, जो कि ये वाला सी है अटलांटिक सी, ओशियन के अंदर फेंक देते हैं जाके। तो इसलिए इसका नाम देते हैं बोस्टन टी पार्टी, इसका नाम दिया जाता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, फर्स्ट तो हमारा मर्केंटलिज्म इंपोज करने का, सेकंड हमारा जब फ्रांस का फियर रिमूव हो चुका है तो क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास ज्यादा इम्पोजिशन देखने को मिलते हैं, टैक्सेस, उसकी वजह से वॉर जैसी सिचुएशन बढ़ती है। फिर कोशिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर को ठीक करने का, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता, फिर बोस्टन टी पार्टी है हैपन हो जाती है। तो ये सब रीजन रहता है, सेकंड कोज होता है इसका। थर्ड कोज बेसिकली क्या है कि एक मीटिंग होती है और वो पिटीशन फाइल करते हैं कि हमको एक रिकॉग्नाइजेशन दे दो भाई, कि मेरे को राइट दे दो हमको ब्रिटिशर्स को, लेकिन वो उसको मना कर देते हैं। मना करने की वजह से फिर वो सीधी सी बात है, वॉर तो होना ही होना है। तो 1774 के अंदर जब वो शुरुआत में ब्रिटिश टी पार्टी वगैरह सब हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर की कॉम्प्रोमाइजेशन वाला फेज खत्म हो चुका है, तो एक काम करते हैं, यूएसए की जो 13 कॉलोनी है उनके हेड वगैरह बैठते हैं और एक फिलाडेल्फिया एक जगह है वहां पे एक फिलाडेल्फी कॉन्सेस करते हैं, जो बेसिकली मीटिंग कहलाती है 1774 के अंदर। फिर वो क्या करते हैं, एक अपनी जितनी भी एक पेटिशन बनाते हैं, उस पेटिशन के अंदर जितनी भी रिकॉग्नाइजेशन होती है वो सब डिमांड करते हैं। किससे? वांटेड रिकॉग्निशन राइट पिटीशन गिवन किसको करते हैं, ब्रिटिशर्स को, अपने मदर कंट्री को। फिर वो क्या करते हैं, 1775 के पास उसके पास जाती है, फिर वो उसको रिजेक्ट कर देता है 1775 में अंदर। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 1775 के अंदर जो पटिशन उन्होंने डाली थी उसको रिजेक्ट, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि वॉर स्टार्ट हो जाती है। और अब वॉर के साथ क्या होता है कि जो फ्रांस है वो भी यूएसए की 13 कॉलोनी की हेल्प करता है। और वो हेल्प करने के बाद 1776 के अंदर जो वो हुई है, वॉर स्टार्ट हुई है उसके नेक्स्ट ईयर से, और 1783 तक वो वॉर चलती है। और कौन जीत के आता है? अमेरिका जीत जाता है। और फिर क्या होता है, ट्रीटी साइन कर जाती है। और इस तरीके से अमेरिका को पूरी पावर देखने को मिलती है अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर। तो ये तो था बेसिकली एक सार। इसकी वजह से क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। डायग्रामेटिकली क्या है, जैसे ब्रिटिश क्राउन का था, सीधी सी बात है, टैक्स इंपोज करते हैं 13 कॉलोनी के ऊपर। फिर वो क्या करते हैं, क्या करते हैं उसके बाद, फिर हमारे को फ्रांस का आपको देखने को मिलता है, वो ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं करते, लेकिन जब 7 ईयर वॉर होती है तब क्या करते हैं, फ्रांस का डर खत्म हो जाता है ब्रिटिशर्स के ऊपर, तो वो स्ट्रिक्टली इम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, मोर टैक्स लगा देते हैं उनके ऊपर। अब उसकी वजह से क्या होता है कि मोर टैक्स लगाने की वजह से एनलाइटमेंट वगैरह तो आ चुकी है उसके अंदर अमेरिका के पास, तो वो क्या करते हैं, उसको इम्पोज को रिस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिर उस चीज को कॉम्प्रोमाइजेशन फेज के लिए 1770 के अंदर क्या होता है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंग्लैंड के, वो कॉम्प्रोमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइजेशन के अंदर क्या करते हैं कि वही जैसे मैंने बताया कि टैक्स को कम कर देते हैं, मर्केंटलिज्म को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी यूएसए नहीं मानता। और फिर यूएसए उसकी जो कॉम्प्रोमाइजेशन फेज है उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देता है। फिर 4-5 साल के अंदर वो चीजें चलती रहती है, चलती रहती है। फिर यूएसए की एक फिलाडेल्फिया की मीटिंग होती है, फिर वो पटिशन रखते हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर 1775 के अंदर, फिर वो स्ट्रेट अवे ब्रिटिशर रिजेक्ट कर देते हैं। अब वॉर की सिचुएशन आई चुकी है, तो फिर क्या होता है, 1776 से 83 तक अमेरिकन वॉर होती है, और फ्रेंच उसका साथ देते हैं अमेरिका की 13 कॉलोनी का, फिर वो जीत जाती है। इस तरीके से अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड होती है। और इसका क्या पता लगता है कि ब्रिटिशर्स को हार पहली बार देखने को मिलती है बड़े अच्छे लेवल पर। अब ये तो था 3 कॉजेस। अब फोर्थ कॉज बेसिकली छोटा सा है कि अमेरिकन जो कॉलोनी है वो नेशन मेकिंग में आ चुका है, क्योंकि सब आपस में इकट्ठे हो चुके हैं। तो इकट्ठे होना ही नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करे, एक नेशन की तरह अपने आप को देख रहे हैं। और किससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन के आइडिया से, जो एनलाइटमेंट लेके आता है उनके अंदर, अमेरिकन कॉलोनीज के अंदर। अब उसकी वजह से क्या होता है कि आपको जितनी भी उनकी मदर कंट्री है, मदर कंट्री कौन सी? ब्रिटिशर्स, उनकी तरफ अब उनका ना अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। अब वो अपनी कंट्री को ही नेशन मान के उसको थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 4 कोज रहते हैं बेसिकली अमेरिकन रेवोल्यूशन के। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के कोज क्या है। अगर आप चाहे तो इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में आप ये डाल सकते हैं, सेकंड पॉइंट में आप नो फियर डाल सकते हैं, थर्ड पॉइंट में आप ये वाला डाल सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हाईली इम्पोज करना, फोर्थ में रिजेक्शन डालना, फिफ्थ में वॉर की सिचुएशन आना, और सिक्स्थ में अमेरिकन कॉलोनीज डालना। नहीं तो अगर चाहे तो आप मेरी तरह ही 4 पॉइंट्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है इसके कुछ इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस होने चाहिए, वो क्या क्या होते हैं पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है लो द प्रेस्टीज ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, कि ग्रेट ब्रिटेन की जो प्रेस्टीज थी, जो उनकी अहंकार था, वो सब एक बहुत तगड़ा हिट करता है जब वो हारते हैं।
चेंज इन मर्केंटलिज्म बाय द ब्रिटेन, बहुत सारी उसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज ज्यादा वो उनकी कॉलोनीज बना चुके हैं, वहां से ना थोड़ा मर्केंटलिज्म की चेंज देखने को मिलता है इसकी अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से। डेवलपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी वजह से क्या होता है कि आपको अमेरिका फिर क्या करते हैं, इकट्ठा होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है इसकी, इसी के बाद से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। आपको पता है अमेरिका के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। हमको रिकॉग्नाइजेशन देखने मिलती है पीपल के राइट्स को, इंडिविजुअल लेवल पर राइट्स को, अलग अलग तरीके के राइट्स को। इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके बाद बढ़ता है और फिर कैपिटलिज्म, लोगों के अंदर पैसा देखने को मिलता है, फ्लरिश करती है 13 कंट्रीज आफ्टर, क्योंकि उन्हें टैक्स ज्यादा इम्पोज वगैरह देखना नहीं पड़ रहा, उसकी वजह से वो अपना गुड्स भी बेच पा रहे हैं दूसरी जगह पे, तो कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, कैपिटलिज्म स्टार्ट हो जाता है, इंडस्ट्री, नई नई इंडस्ट्री स्टार्ट करने लगते हैं ये 13 कॉलोनीज, तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखने को मिलती है। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि इससे क्या पता लग रहा है कि ग्रेट मोटिवेशन मिलता है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की वजह से। अब इसको देख के अब कोई दूसरे वाले जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन होएगा या फिर कोई भी नेक्स्ट रेवोल्यूशन होगा, तो वो एक एग्जांपल लेके चलेगा कि 13 कॉलोनीज थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया उनकी, तो एक एंटी कॉलोनियल माइंडसेट को वो करता है, मोटिवेट करता है। तो इसीलिए ये एक प्रोसेस होता है डीकोलोनाइजेशन का, ये सबसे पहला डीकोलोनाइजेशन का पॉइंट देखने को मिलता है। इट ऑल्सो हैड फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही आपको एक फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलती है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ऐसे ही अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करना ना भूलिएगा। ये तो था छोटा सा अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब इसके बाद हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं अमेरिकन की सिविल वॉर के बारे में बताऊंगा, जो कि 19th सेंचुरी में हुई थी, लेकिन अमेरिका से एसोसिएटेड है, तो अमेरिका को खत्म कर देंगे उस तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।